हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एफएलटी के सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। एग्ज़ाम के पहले यदि आप लाइव इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो एग्ज़ाम के पहले इस सीरीज़ के सारे वीडियोस को ज़रूर आप देख के जाएं। इससे आपको बहुत मैसिव बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा डिलेट नहीं करते, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये 100 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो एक कंप्रिहेंसिव एक डिस्कशन होगा जिसमें आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन। सो पहला क्वेश्चन है, बुद्धाज फादर बिलोंग टू विच क्लैन? बुद्धा के जो पिता हैं वो कौन से वंश संबंधित थे? तो आप याद रखें, इसका सही आंसर है शाक्य वंश। और यदि इनकी मदर की बात करें तो मदर जो थी महामाया, वो कोलिन वंश संबंधित थी। ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है, बोथ नेम्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम बुद्ध की मदर की बात करें तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ये कोलिन वंश से संबंधित थी। तो ये आप याद रखें, कोलियन वंश से संबंधित थी बुद्ध की मदर, जिनका नाम था महामाया। वेल, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कथकली। यदि कथकली की बात करें, किस राज्य में प्रचलित लोक नृत्य है? कथकली एक क्लासिकल डांस है और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इसका सही आंसर है केरला। तो केरला कहाँ का है? केरला का है कथकली। यहीं पे यदि मैं पूछूं आपसे कथक, यदि कथक की बात करें तो कथक जिस राज्य से संबंधित है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, तो कथकली दिखाया तो इस तरह से आप डेकोरेशन करते हैं और यहाँ पर डांस करते हैं। तो इसमें रामायण है, शिवा स्टोरीज़ हैं, इनको बेसिकली इसको डिपिक्ट किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मलयालम स्पीकिंग जो रीजन में कथकली को परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारे देश की कौन सी राष्ट्रपति हैं, कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही आंसर है 12वीं। 12th प्रेसिडेंट हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और आपके बाद में आए श्री प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब दा की बात करें, प्रणब दा हमारे देश के 13वें प्रेसिडेंट रहे हैं। और वहीं पर यदि बात करें श्री रामनाथ कोविंद साहब की, तो कोविंद साहब जो हैं, कोविंद साहब हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। ऑल दीज नेम्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। 2007 से लेके 2012 तक आप भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धार्थ की बात करें, सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है और इसको बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ईसीआई इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। और यहीं पर आप बात करें परम की, तो परम 8000 आपको याद होना चाहिए। परम 8000 हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसे भी आप लोग याद रखें, जो कि सीडेक पुणे में बनाया गया था। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा है, फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया इज सिद्धार्थ, और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ बनाया गया। और यहाँ पे देखा जाए, इसको इंस्टॉल किया था मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलोर में 16 अगस्त 1986 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, किसको श्रेय जाता है? और इसका सही आंसर है जेएस किल्बी। जेएस किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया। और याद होगा, कंप्यूटर जनरेशन में पहला जो जनरेशन का पहला स्टेप था, वहां पर वैक्यूम ट्यूब का विकास किया गया। सेकेंड जनरेशन की बात करें, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस्ड डेवलपमेंट किया गया। और थर्ड जनरेशन की बात करें, यहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का डेवलपमेंट किया गया। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं वीएलएसआई का डेवलपमेंट किया गया। और पांचवें जनरेशन में डेवलपमेंट किया गया यूएलएसआई का। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? इनमें से कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? वेल, फेसबुक की बात करें सोशल मीडिया वेबसाइट है, गूगल प्लस सोशल मीडिया वेबसाइट है, अर्कुट है, हालांकि अब तो अर्कुट बचा नहीं। लेकिन जीमेल की बात करें, कंप्लीटली केवल इलेक्ट्रॉनिक मेल पर डिपेंड करता है, ईमेल है, ये सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसको बोलते हैं संगणक। तो कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक, तो ये आप लोग याद रखें। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? दुनिया में बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? इसका नाम है एनियाक। एनियाक दुनिया में बनाया गया पहला कंप्यूटर है। सो यू हैव टू रिमेंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर की बात करें, इस दिन मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे। और ये दिन काफी इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर। और याद रहे, 2 दिसंबर वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठंडी का मौसम होता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? वेल, यहाँ पे पीछे जो नंबर्स हैं इनको हटा दें बिकॉज ये असेंबल किए गए थे, दैट्स व्हाई। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? वेल, कंप्यूटर प्रिंटर की बात करें, यहाँ पे याद रखना चाहिए आप लोगों को, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक वैसे ही एक आउटपुट डिवाइस है जैसे कि आपके बाकी सारे होते हैं। जैसे यदि आप बात करें
यदि प्लॉटर की बात करें, प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, लेकिन बस वो बड़े बड़े साइज के जो प्रिंट होते हैं उनको करते हैं प्लॉटर में। एवली मैप को प्रिंट करना है प्लॉटर से करते हैं, या कोई आर्किटेक्ट की कोई ड्राइंग प्रिंट करनी है वो प्लॉटर के थ्रू करते हैं। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट की बात करें जैसे माउस है, माउस के अलावा कीबोर्ड है, ऐसी डिवाइसेस जो होती हैं इनपुट डिवाइस में आती हैं। लेकिन आउटपुट की बात करें इसमें एक कंप्यूटर प्रिंटर आएगा। ब्लॉग, ब्लॉग कौन से दो वर्ड कॉम्बिनेशन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन अक्सर पूछा आता है, और ये जिन दो वर्ड कॉम्बिनेशन है वो है वेब और लॉग। वेब और लॉग के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ब्लॉग, इसे आप जरूर याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है इसमें, हु इज कॉल्ड एज ए इन्वेंटर ऑफ ईमेल? ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल का इन्वेंटर किसे बोलते हैं? और ये बहुत ही फेमस नाम है, बोलते हैं आर टॉमलिंसन। इनके पूरे नाम की बात करें इनको बोलते हैं रे टॉमलिंसन। हिज कंप्लीट नेम इज रे टॉमलिंसन। आर टॉमलिंसन नाम है, ये ईमेल के इन्वेंटर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एफटीपी। एफटीपी क्वेश्चन आ चुका है वैसे एग्जाम में कई बार, डिफरेंट एग्जाम्स में। इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे आप जरूर याद रखें। जीएसपी की बात करें, जीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, रिसेंटली कुछ एग्जाम पूछा गया है। तो इसे बोलते हैं जावा सर्वर पेजेस। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जावा सर्वर पेजेस। ये है जीएसपी का फुल फॉर्म, तो रिमेंबर करें दिस वन। एमएसएमई मिनिस्ट्री की बात करें तो यहां पर एक नया टर्म इस्तेमाल किया जाएगा अब, जो एमएसएमई है। एसएमई का मतलब है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इनके लिए 1 जुलाई 2020 के बाद कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाएगा? तो आप याद रखें, इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाएगा वो इस्तेमाल किया जाएगा उद्यम। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मिनिस्टर हैं श्री नितिन जयराम गडकरी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब कोविड-19 के बाद में अब इसका नाम रखा जाएगा उद्यम, और उद्यम नाम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को अब जाना जाएगा। तो ये आप लोग याद रखें, दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट 1 जुलाई 2020 के बाद में, है ना। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। विच इज द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय आरबीआई? पहली पेपर करेंसी आरबीआई के द्वारा कौन सी इशू की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे। ये 5 रुपए की जो नोट है ये पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया था एज ए पेपर करेंसी के रूप में। और याद रखिए काफी पहले इशू किया था 1938 में, 1938 में पहली बार 5 रुपए की नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेपर करेंसी के रूप में इशू किया था। इसको आप लोग जरूर याद रखें, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु इन द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ फेमस पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल? ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ये किताब है, ये किताब किसने लिखा? वेल ऑफ द वेल नोन पर्सनालिटी है, नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी साहब ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल की किताब लिखी। एवली भारत से धन निकासी का जो सिद्धांत है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो फिलॉसफी है, इसको भी आपने प्रोपाउंड की थी, इसको भी आपने डेवलप किया था। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, दैट्स ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। अगला प्रश्न आपके सामने, दादा भाई नौरोजी साहब हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, तो नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की कौन सी जयंती में नरेगा का नाम कर दिया मनरेगा? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया, और ये थी 140th एनिवर्सरी। याद रहे, नरेगा को आपने सन 2005 में डेवलप किया, और बाद में मनरेगा नामकरण कर दिया सन 2009 में। तो 2009 में गांधी जी की 140वीं जयंती थी, और इसमें इसके याद में आपने ये नामकरण चेंज किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है दिसंबर 2020 में हमारे देश में एज ऑफ नाउ कितने रामसर साइट हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि रामसर साइट जो होते हैं, जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स है, उसके लिए रामसर साइट्स होते हैं। तो रामसर जो डिक्लेयर साइट है हमारे देश में एज ऑफ नाउ कितने हैं? तो याद रखिए ये हैं कुल 42। तो एज ऑफ नाउ भारत में कुल मिला के 42 हैं रामसर साइट, तो इसे आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली एक रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, रामसर साइट लुनार लेक। लुनार लेक की बात करें, ओके, यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि जो अभी हाल ही में रामसर साइट जो डिक्लेयर हुआ है लद्दाख में, जो 42वीं है, उसको बोलते हैं सोकार लेक। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सोकार लेक, और ये कहां की है? लद्दाख की है, जिसको अभी हाल ही में आपने रामसर साइट डिक्लेयर किया है। इसे भी आप लोग याद रखें, और यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, हाँ, चिल्का लेक की यदि बात करें तो यहाँ पे याद रखिए चिल्का लेक जो है लार्जेस्ट रामसर साइट है, और इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा है। कुल मिला के 42 रामसर साइट एज ऑफ नाउ इंडिया में है, तो आप याद रखेंगे, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। चिल्का लेक की बात करें और केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें, इनको रिकॉग्नाइज किया था फर्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे सबसे अधिक रामसर साइट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया विद 8 इंडियन वेटलैंड्स। यहाँ पे कुल 8 इंडियन वेटलैंड्स हैं। रेणुका वेटलैंड की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट वेटलैंड्स है। तो रेणुका वेटलैंड की बात करते हैं तो ये हमारे देश में सबसे छोटा रामसर साइट है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। और 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड डे, और कमाल की बात है 2 तारीख को ही, मतलब 2 दिसंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं
क्या? इस दिन सेलिब्रेट करते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो 2 दिन का 2 तारीख जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और 2 अक्टूबर तो आप जानते ही हैं। लुनार लेक की बात करते हैं। लुनार लेक जो है कौन से राज्य में है? तो लुनार लेक को रामसर साइट घोषित किया गया, कौन से राज्य में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहां पे है? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बुलधाना। बुलधाना डिस्ट्रिक्ट में ये लुनार लेक है, इसे आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट लेक है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, ये बहुत ही शानदार दिखती है। और ये है आपके लोनावला। लुनार लेक जो है बुलधाना डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि महाराष्ट्र में है, इसे आप लोग याद रखें। तो ये है आपकी लुनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर है, जो कि मेलघाट टाइगर रिजर्व के अंडर में आती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रामसर साइट डिक्लेयर हुई सूर सरोवर लेक। सूर सरोवर लेक को एक और नाम से पुकारते हैं, उत्तर प्रदेश में यह है, और इसे कीथम लेक से भी पुकारते हैं। कीथम लेक बोलते हैं इसे, इसका नाम कीथम लेक भी है। और ये कहां पे है? ये है उत्तर प्रदेश में। तो आप याद रखें, ये रामसर साइट कहां पे है? ये है आपके उत्तर प्रदेश में। प्लीज रिमेंबर वन, ये है आपकी कीथम लेक, जिसे बोलते हैं रामसर साइट। एज ऑफ नाउ इसका नाम है सूर सरोवर लेक। ऑलराइट, इसमें अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड की बात करें, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, इसको आपने कब अडॉप्ट किया? अंतर सरकारी संधि है, इसको आपने कब अडॉप्ट किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 को फाइनली रामसर साइट्स को, रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया। रामसर साइट की बात करें तो एज ऑफ नाउ ईरानियन साइट है। रामसर एक साइट है जो कि ईरान में है, और ईरान के हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं वैसे दिखाया तो, लेकिन ये फोर्स में आया था 1 फरवरी 1982 को। क्या होता है जब कंट्री रेटिफाई करते हैं उसके बाद में फोर्स में आता है? तो 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन जो है फाइनली 1971 को इसको प्रभाव में लाया गया। ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया, लेकिन प्रभाव में लाया गया 1 फरवरी 1982 को। दोनों ही ईयर आपको याद रखने हैं। ओके, यहां पे लिखा हुआ है, लुक एट हियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स ये फोर्स में कब आया, प्रभाव में कब आया? तो ये आपको याद रखना चाहिए, 1 फरवरी 1982 को ये फाइनली प्रभाव में आया। 1971 में आपने इसको अप्रूव किया, इसको आपने कह सकते हैं अडॉप्ट किया, और प्रभाव में लाया 1982 में। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। जो माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं या प्रवासी प्रजातियों के पक्षी होते हैं, उनके संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन जो प्रवासी प्रजाति के जो पक्षी होते हैं उनके लिए होता है, और याद रहे इसको साइन किया था 1979 में, 1979 में इसको साइन किया गया था। और एज ऑफ नाउ यदि हम बात करें बोन कन्वेंशन की, तो बोन कन्वेंशन जो है इसमें रेटिफाई किया था स्टार्टिंग में कुल 15 राज्यों ने। यदि इतने देशों ने यदि इसको अप्रूव कर दिया, रेटिफाई कर दिया, इसका मतलब बोन कन्वेंशन इंप्लीमेंट इफेक्टिव हो जाएगा। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यदि हम इसकी बात करें तो भारत में एज ऑफ नाउ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। क्या आप बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके, विश्व में तीसरी सबसे अधिक आबादी कौन से देश की है? तो कुल मिला के यदि हम बात करें, कुल मिला के 17% आबादी हमारे देश में निवास करती है। इसे आप लोग जरूर याद रखें, दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर क्या है? 2.4%। तो भारत का जितना एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये एज ऑफ नाउ भारत की एरिया है। हालांकि बांग्लादेश के साथ अभी आदान प्रदान हुआ, थोड़ा डिफरेंस आया होगा, लेकिन यदि हम बात करें इसमें, तो भारत जो है पूरे दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे बड़ी कंट्री दुनिया में है रसिया। रसिया के बाद में आता है कनाडा। कनाडा के बाद में आता है 3rd नंबर पे चाइना। चाइना के बाद है यूएसए, और 4th नंबर पे तो यूएसए हो गया। 5वें नंबर पे यहां पे आता है ब्राजील। ब्राजील के बाद आता है नंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया का नंबर आता है। तो ये हमारी 7 कंट्रीज हैं, 7वें नंबर पे हमारा इंडिया है। तो ये आप लोग याद रखें। इंदिरा कॉल की बात करें, इंदिरा कॉल क्या है? तो ओके, यहां पे भारत का दक्षिणी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। और जहां पे हम कॉल की बात करते हैं, कॉल बेसिकली क्या होता है, 2 पहाड़ी की जो चोटियां होती हैं उनके बीच में एक यू शेप्ड घाटी होती है, इसे बोलते हैं कॉल। तो जैसे यू शेप्ड घाटी होती है इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल, जो कि पीओके रीजन में है। तो भारत का उत्तरी बिंदु आप कह सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पे है? तो याद रखिए ये इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, मतलब ये बेसिकली कहां पे है? ये बेसिकली देखा जाए तो निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है। तो इंदिरा कॉल की बात करें, इंदिरा कॉल जैसे अंडमान निकोबार है, इसमें सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, हालांकि अब तो डुबाव में आ गया है, ये ग्रेट निकोबार में है। और याद रखिए इसका जो, यदि आप बात करें कि इसका लैटिट्यूड कितना होगा, ये होगा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ।
एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने है सेवराय हिल्स। सेवराय की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे हैं, तो आप याद रखें ये कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। तो सारी जो पहाड़ियां हैं आपको याद रखना है, ये से यस से सेवराय हो गया, जे से जवादी हो गई है ना, तो यहाँ पे पी से पालकोंडा हो गया और यन से हो गया नल्लामल्ला। तो ये सेवराय, जवादी, पालकोंडा, नल्लामल्ला जो है ये हमारे पूर्वी घाट के साइड में, कहाँ साइड में है, ईस्टर्न घाट साइड में है। वेस्टर्न घाट साइड में अलग हैं, लेकिन पूर्वी घाट साइड में ये हैं। और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ियों में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में मीट करते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखें। तो सेवराय की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, ये है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न आपके सामने कार्डमम हिल्स की यदि हम बात करें, कार्डमम के जो पहाड़ियां हैं कौन से दो राज्यों के बीच में बाउंड्री निर्माण करती हैं, तो याद रखें केरला और तमिलनाडु के बीच में ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है कार्डमम की पहाड़ियां। कार्डमम मतलब इलायची, और इसी कारण यहां पर इलायची का जो उत्पादन है वो भी काफी अच्छा होता है। भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मानक समय में कितने घंटे का अंतर है। वेल देखिए, ग्रीनविच जो है एक रेफरेंस लाइन है जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहलाती है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। और भारतीय मानक समय रेखा है जो कि नैनी मेन इसका सेंटर पॉइंट है, जो कि नैनी एज ऑफ नाउ प्रयागराज में है, मतलब पहले इलाहाबाद नाम था। तो इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट क्या, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इन दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस पड़ेगा, ये पड़ेगा 5 घंटा 30 मिनट। 5 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस है, तो ये आप लोग याद रखें 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। हालांकि मध्य प्रदेश से भी कुछ लाइन गुजरती है जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पश्चिमी बिंदु है तो कहां पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, गोहर मोती है, और ये है आपके गुजरात में। कहां पे है, ये है गुजरात में, तो ये आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किनमें से किस राज्य के, ओके यहां पे एक ऑप्शन और दिया था, किबुटू की बात करें, यह है अरुणाचल प्रदेश में, और यह भारत का पूर्वी बिंदु है, मतलब भारत का जो ईस्टर्न पॉइंट है यह है किबुटू, और ये कहां पर है, यह है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के 3 तरफ की सीमा रेखाएं अंतरराष्ट्रीय रेखा से लगती हैं। 3 तरफ सीमा रेखाएं, तो आप याद रखिए ये बेसिकली एक राज्य है त्रिपुरा, जिसके इधर साइड भी बांग्लादेश है, इधर साइड भी बांग्लादेश है, तो तीनों साइड से बेसिकली बांग्लादेश घिरा हुआ है, और ये है आपका त्रिपुरा। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। याद रखिए जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा त्रिपुरा को भी टच करती है, कर्क रेखा त्रिपुरा है और मिजोरम, इन दोनों को टच करते हुए निकलती है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। संलग्न क्षेत्र मंडल की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसे बोलते हैं कंटिगुअस जोन। तट रेखा से कितने समुद्री मील की दूरी तक के क्षेत्र को कहते हैं। वेल देखिए यहां पर होता है, देखिए ये जो हमारा भारत का सीमा है, अब देखिए यहां पर देखा जाए तो इससे जुड़ा हुआ जो है स्टार्टिंग में टेरिटोरियल जोन होता है, इसके बाद में 24 किलोमीटर तक डिस्टेंस पे होता है कंटिगुअस जोन। तो कंटिगुअस जोन की बात करें, संलग्न क्षेत्र मंडल की बात करें, तो 24 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं कंटिगुअस जोन, या हिंदी में बोले संलग्न क्षेत्र मंडल, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर आप किसी भी तरह से माइनिंग कर सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। तो तट रेखा से कितने समुद्री मील की दूरी तक होता है, तो आप याद रखें 200 नॉटिकल माइल तक होता है। ओके, यहां पे एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि जो मील होता है, एक मील की यदि बात करें तो एक मील होता है 1.6 किलोमीटर का, लेकिन यहीं पे यदि आप समुद्री मील की बात करें, इसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉटिकल माइल। यदि आप नॉटिकल माइल्स की बात करें, एक नॉटिकल माइल जो होता है वो मील से ज्यादा होता है, वो होता है 1.852 किलोमीटर का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, प्लीज रिमेंबर दिस वन। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सी जल संधि है। इसे बोलते हैं, हालांकि जल डमरू मध्य बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में स्ट्रेट। तो कौन सा स्टेट है, इसका नाम है बेरिंग स्टेट। तो याद रखिए बेरिंग स्टेट जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। एक साइड ऊपर की बात करें, ऊपर आर्कटिक ओशन है और नीचे है पैसिफिक ओशन। इसके एक साइड में देखा जाए तो यहां पर आपका पड़ता है अलास्का, एक साइड में पड़ेगा अलास्का, और दूसरे साइड में देखा है तो ये है रशिया। इसके बीच में देखा है तो ये है आपका बेरिंग स्टेट, और यहां से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 180 डिग्री लाइन होती है, इसे भी आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके यहाँ पे एक और स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, डोवर। स्टेट ऑफ डोवर काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रहे, ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो स्टेट है इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ डोवर।
यदि मलक्का स्टेट की बात करें, मलक्का स्टेट जो है बेसिकली ऊपर है मलेशिया और नीचे है सुमात्रा। तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है मलक्का स्टेट। और जिब्राल्टर की बात करें तो ऊपर है स्पेन और नीचे है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को के बीच में है और यही जिब्राल्टर जलमर्द के थ्रू आप जाते हैं मेडिटेरियन सी में, जैसे जिसे बोलते हैं भूमध्य सागर। तो यदि हम बात करें अटलांटिक ओशन से भूमध्य सागर जाने की बात करें तो ये जिब्राल्टर स्टेट के थ्रू ही आप वहां पहुंचते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेरिंग स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर को हिंद महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली काफी न्यूज में रहा। लाल सागर को हिंद महासागर से जो जोड़ता है, ये मान लीजिए लाल सागर है और नीचे आपका हिंद महासागर। ओके, इसके बीच में जो जलमर्द है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब। स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब की बात करें, लाल सागर को हिंद महासागर जोड़ता है। यहीं पे यदि आप होर्मुज की बात करें, होर्मुज वो स्टेट है जो बेसिकली एक साइड में आपका ईरान है और दूसरे साइड में अमन का क्षेत्र है, या आप कह सकते हो अरेबियन पेनिनसुला है, ये पूरा का पूरा है। और इनके बीच में है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है ये पर्शियन गल्फ से हमारा जो अरेबियन सी है इसको कनेक्ट करता है। दैट्स आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। होर्मुज ये बेसिकली एक साइड ईरान है और दूसरे साइड अमन का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाब एल मंडेब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बास्फोरस जल संधि। ओके, बास्फोरस जल संधि भी काफी इंपॉर्टेंट है और देखा जाए तो एक प्रकार से काला सागर ऊपर साइड में है और नीचे साइड है मरमरा सी। इन दोनों के बीच में है बास्फोरस जल संधि। इसे आप लोग याद रखें। तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है, आप कह सकते हो ये रीजन जो है ये टर्की का रीजन है, दैट इज द रीजन ऑफ टर्की। तो ये भी आप लोग याद रखें, ये है बास्फोरस जल संधि। अगला क्वेश्चन आपके सामने दार्डनल्स। ओके, क्वेश्चन और पूछ लिया मैंने जल संधि से, जलमर्द से। इसे बोलते हैं दार्डनल्स स्ट्रेट। ये बेसिकली टर्की में है, तो इसको आप लोग याद रखें। बास्फोरस और ये टर्की दार्डनल्स दोनों आसपास ही हैं, बट ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस क्वेश्चंस। मलक्का जल संधि की बात करें, डिस्कस कर चुके हैं, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है, तो ये मलक्का जल संधि। ओके, 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये हमारे भारत से संबंधित रखता है। और 10 डिग्री चैनल की बात करें, याद रहे ऊपर है आपका अंडमान और नीचे साइड है निकोबार। इन दोनों के बीच में होता है 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए जो 8 डिग्री चैनल है, नीचे साइड मालदीव है और मालदीव और यहां पे एक छोटा सा आइलैंड है, इसको बोलते हैं मिनी कॉय। मालदीव और मिनी कॉय के बीच में जो स्टेट है इसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। और इसी के थोड़ा और ऊपर चले जाइए, 9 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनी कॉय और ऊपर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मिनी कॉय के बीच में जो डिग्री चैनल है वो है 9 डिग्री चैनल। इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज रिमेंबर वन। लेकिन 10 डिग्री चैनल की बात करें, ये अंडमान और निकोबार के बीच में है, काफी महत्वपूर्ण है, रिमेंबर दिस वन। अगला क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज। बांग्लादेश के साथ में अभी हाल ही में कुछ टेरिटरीज है, कुछ क्षेत्र हैं जिनका आदान प्रदान किया गया। यह आदान प्रदान किस अमेंडमेंट के थ्रू, किस संशोधन के थ्रू किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे ये किया गया 100th अमेंडमेंट के द्वारा, 100वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यह आदान प्रदान किया गया। इसमें से 111 जो इंक्लेव्स हैं ये इंडिया से बांग्लादेश को दिए गए और वहीं पर यदि बात करें 51 इंक्लेव्स लिए गए बांग्लादेश से इंडिया को दिए गए। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखेंगे, मतलब 111 हमने दिए हैं, 51 हमने लिए हैं, मतलब दिया हमने ज्यादा है, लिया कम है। तो ये भी आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। 111 इंक्लेव्स और 51 इंक्लेव्स। 10th शेड्यूल की बात करें, हमारे संविधान की हम 10th शेड्यूल की बात करते हैं तो इसको आपने कौन सा अमेंडमेंट सेट किया है? काफी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है और ये बात करता है दल बदल विरोधी कानून के बारे में, ये बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें, इसको आप लेके आए 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। हालांकि इसे वापस से मॉडिफाई आपने किया था 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट और 91st अमेंडमेंट एक्ट में दल बदल विरोधी कानून के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में क्या डेवलपमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द टर्म सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड? ना सिर्फ सोशलिस्ट बल्कि कई सारे और वर्ड थे। सोशलिस्ट के साथ में सेकुलर, समाजवादी के साथ सेकुलर, और इसके बाद में सेकुलर के बाद एक और वर्ड जोड़ा गया था सत्यनिष्ठा, इसे बोलते हैं इंटीग्रिटी। ये कुछ वर्ड जोड़े गए थे और ये वर्ड जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। याद रहे ये अमेंडमेंट एक्ट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, चूंकि इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस अमेंडमेंट को प्रॉपर्ली आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट गेव फॉर द फर्स्ट टाइम ए क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन? एक प्रकार से आपने संवैधानिक रिकॉग्निशन दिया, किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को। वेल, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देने का मतलब यही होता है कि जब आप दल बदल विरोधी कानून लेके आए,
एंटी डिफेक्शन लॉ आप लेके आए। इसका मतलब यह है कि यदि आप पार्टी, जिस पार्टी से आप चुने जाते हो, उस पार्टी को यदि आप छोड़ते हो तो आपके ऊपर लगेगा दल बदल विरोधी कानून, और जो सदस्यता है आपकी किसी भी पार्लियामेंट की या विधानसभा की, वो भंग हो जाएगी। तो 42nd तो इसमें देखा जाए तो ये जो चीजें लाई गई थी, आपने 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही आपने दल बदल विरोधी कानून लाई, मतलब पार्टी को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब पार्टी का जो हेड होगा वो काफी पावरफुल होगा। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये प्रोविजन लाया गया पहली बार। अगला क्वेश्चन यहां पे है, जस्ट 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन यहां पर है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यदि हम बात करें मूल संविधान की, उसमें कुल कितने आर्टिकल थे, क्या कैसा था? वेल, इसकी यदि हम बात करें तो ओरिजिनल संविधान की बात करें, याद रहे उसमें 395 आर्टिकल्स थे, उसमें 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। तो ओरिजिनल संविधान की बात करें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। वेल, एज ऑफ नाउ देखा जाए तो आज भी 395 आर्टिकल्स ही हैं, लेकिन कई सारे आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं। लास्ट वाला जो आर्टिकल आज भी 395 नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल ऐड किए गए, जैसे आर्टिकल 31A ऐड कर दिया गया, आर्टिकल 31B ऐड कर दिया गया, आर्टिकल 31C ऐड किया गया, आर्टिकल 300A आपने ऐड कर दिया, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी आपने ऐड कर दिया। तो ऐसे कई सारे आर्टिकल आपने ऐड किए। और याद रहे, जब आप कैपिटल लेटर से लिखते हो इसका मतलब यह है ये एक स्वतंत्र आर्टिकल होता है, ये कोई सब क्लॉज नहीं होता, ये एक स्वतंत्र आर्टिकल होता है। तो इस तरह से आज डेट पे भारत में तकरीबन हमारे संविधान में 450 के आसपास आर्टिकल्स हैं, 25 भाग हैं और 12 शेड्यूल है। लेकिन ओरिजिनल संविधान की बात करें उस समय 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 9th शेड्यूल, आप संविधान, हमारे संविधान का 9th शेड्यूल की बात करते हैं तो ये कौन से अमेंडमेंट से लाया गया? वेल, 9th शेड्यूल की बात करें, ये पहले अमेंडमेंट से ही ला दिया था आपने। कुछ आपने चीजें इंसर्ट किया था 9th शेड्यूल में कि उसके मामले में आप बार बार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर काफी डिस्प्यूट चल रहा था, तो कई सारे जब आपने लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह लाए तो उसके बाद बहुत सारे लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उसमें काफी इंटरफेयर कर रहे थे। इसके चलते 9th शेड्यूल डेवलप कर दिया गया था स्टार्टिंग में ही, और यहां पर कर दिया गया था कि कुछ ऐसे मामले होंगे जहां पे आप जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर गवर्नमेंट के मामलों में आप इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसी लिस्ट में कुछ आइटम्स डाले गए थे 9th शेड्यूल में। आइडिया ऑफ प्रिएम्बल की बात करें, ये कहां से बारो किया गया था? जो हमारे देश में जो प्रस्तावना है, ये सिस्टम आपने यूएस से बारो किया है, ये हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। प्लीज रिमेंबर वन। अगला क्वेश्चन है सीएजीआई। सीएजीआई की बात करें, इसे बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये कैसा निकाय है? याद रहे, ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इससे प्रॉपर्ली एक आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 148 के अंतर्गत एक सीएजीआई का गठन किया जाता है। देखिए, आपको याद होना चाहिए, यदि कोई बॉडी जिसका जिक्र हमारे संविधान में होता है और उसके लिए कोई आर्टिकल आपने अलॉट कर रखा है, तो वो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है। और मान लीजिए सपोज करिए कोई ऐसी बॉडी है जिसका जिक्र हमारे संविधान में तो नहीं है, लेकिन उसको भी आपने पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन के द्वारा क्रिएट किया है। बस देखिए, इसमें एक चीज समझने वाली बात यह है, यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मान लीजिए सपोज करिए यदि आप बात करें नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक बॉडी बनाने के लिए आपने प्रॉपर्ली संविधान में एक अमेंडमेंट किया, और संविधान में अमेंडमेंट करने के बाद उसमें आपने प्रॉपर्ली उसके लिए आर्टिकल दिया, आर्टिकल 338B। ऐसी जो बॉडीज होती हैं जिनके लिए कोई प्रॉपर्ली आर्टिकल अलॉट हो जाता है और वो बॉडी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना रही हो, तो उसके लिए आपको संविधान में प्रॉपर्ली एक अमेंडमेंट करना होता है, संशोधन करना होता है। और संशोधन करने के लिए आप जानते हैं इसके लिए चाहिए होती है आपको एक विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन वहीं पर यदि आप स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें, मतलब एक सांविधिक निकाय की बात करें, तो जो सांविधिक निकाय होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए आपको संविधान में कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन बॉडीज का जिक्र हमारे संविधान में नहीं होता। इनको आप पार्लियामेंट से सीधे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, कोई एक्ट आप, कोई अधिनियम आप लेके आते हैं और उस अधिनियम के द्वारा उस बॉडी को आप क्रिएट करते हैं, लेकिन कोई एक्ट पास करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी नहीं बल्कि एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। यदि आप इसका बेसिक एग्जांपल लें, नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, यदि नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट की बात करें, इस बॉडी, इसके अंतर्गत आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन गठन किया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की यदि हम बात करते हैं, एज ऑफ नाउ ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम करती है, चूंकि आपने प्रॉपर्ली इसके लिए एक अधिनियम लेकर आया है। गेटिंग द पॉइंट। लेकिन ऐसी बॉडीज को क्रिएट करने के लिए आप सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। वहीं पे यदि आप गैर संवैधानिक निकाय की बात करें, हालांकि इनको गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक दोनों निकाय बोलते हैं,
ये दिन की बात करें, जैसे मान लो नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग को क्रिएट करने के लिए किसी भी पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट से कोई बिल पास करने की जरूरत नहीं है। इसको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, मतलब जो हमारी कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद है, उसके द्वारा सीधा क्रिएट कर दिया जाए। इसे बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी। और नीति आयोग है या लॉ कमीशन है, ऐसी जो बॉडीज होती हैं इन्हें बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय। पहले योजना आयोग भी था, तो प्लीज रिमेंबर दिस वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एज ऑफ नाउ हमारे देश में किस तरह का निकाय है? याद रखिए, एज ऑफ नाउ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। और इस बॉडी को क्रिएट करने के लिए आपने संविधान में 102वां 102nd अमेंडमेंट किया, और इस बॉडी को आपने प्रॉपर्ली एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 338B। ये वैसे ही एक काउंसिल बॉडी बन गई है जैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, उसको आपने आर्टिकल 338 दे रखा है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, उसको आपने आर्टिकल 338A दे रखा है। इस तरह से ये भी एक काउंसिल बॉडी बन चुकी है जिसको आपने संविधान के 102वें संशोधन के द्वारा एक संवैधानिक निकाय बनाया है। और बिल की बात करें तो 123rd बिल है, अमेंडमेंट की बात करें 102nd अमेंडमेंट एक्ट है। वैसे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की बात करें, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया? तो आपको याद होगा 102nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा आपने इसको संवैधानिक दर्जा दिया, डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे, सिलेक्शन कमेटी फॉर द लोकपाल। हर एक कुछ बॉडी होती हैं, कुछ बॉडी का गठन सीधा का सीधा हमारी जो कैबिनेट कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के द्वारा किया था, लेकिन कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी हैं जिनका गठन करने के लिए प्रॉपर्ली आपको एक कमेटी बनानी पड़ती है। उस सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग होती है, और राष्ट्रपति जिनको भी रिकमेंड किया आता है राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं। तो यदि हम बात करें नेशनल कमीशन लोकपाल की बात करते हैं, लोकपाल की जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? याद रहे, इसमें कुल 5 मेंबर होते हैं। और लोकपाल एज ऑफ नाउ कैसी बॉडी है? लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। लोकपाल को क्रिएट करने के लिए यहां पर जो मेंबर्स होते हैं सिलेक्शन कमेटी में, उसमें प्रधानमंत्री वहां के चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी एज ए सिलेक्शन कमेटी मेंबर होते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो लीडर अपोजिशन, लोकसभा अध्यक्ष, वो भी कहां के? लोकसभा के। तो लोकसभा के जो एलओपी होते हैं वो भी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के जो लीडर अपोजिशन होते हैं, नेता विपक्ष होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वो भी यहां पर एक मेंबर होते हैं। और इसके अलावा लास्ट की बात करें, एमिनेंट जूरिस्ट, और ये जो एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं इनको नॉमिनेट करने का काम ये जो ऊपर के 4 मेंबर होते हैं वही करते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखें। तो एज ऑफ नाउ सिलेक्शन कमेटी में 5 लोग होते हैं, जहां पे प्रिजाइड करते हैं प्रधानमंत्री, और ये सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है किसको लोकपाल अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है। भारत में सन 2019 में लोकपाल पहली बार बनाए गए, वो हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो हैं एज ऑफ नाउ हमारे भारत के लोकपाल हैं। तो ये भी आप लोग याद रखें, दैट्स आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। अगला क्वेश्चन है, हु एक्ट्स द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी ऑफ द लोकपाल। सिलेक्शन कमेटी जो होती है लोकपाल की, उसमें चेयर कौन होते हैं? तो आप याद रखें, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। डिस्कस कर चुके हैं, प्रधानमंत्री उस सिलेक्शन कमेटी को प्रिजाइड करते हैं। पूछा गया है, क्या लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में लीडर अपोजिशन उसमें कोई पार्ट प्ले करते हैं? यस, प्ले करते हैं, क्योंकि लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी का एक हिस्सा होते हैं। यहां पूछा गया, इनमें से कौन सा लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होता? स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष, लीडर अपोजिशन लोकसभा, वेल दोनों ही मेंबर होते हैं। लेकिन यदि बात करें लीडर अपोजिशन राज्यसभा, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष यहां पर मेंबर नहीं होते। अब आपसे क्वेश्चन है कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन सी ऐसी बॉडी होती है जिसके सिलेक्शन कमेटी में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष को भी हिस्सा मिलता है? यह आपको कमेंट करके नीचे बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। यदि आप लोकल गवर्नमेंट की बात करें, स्थानीय सरकार की बात करें, तो इसका जो लेख है हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? ओके, 7th शेड्यूल में किया गया है, लिखा हुआ है इसमें। लेकिन यहां पूछा गया है लोकल गवर्नमेंट जो है 7th शेड्यूल में जो दिया गया है, इसमें कौन सी अनुसूची में आएगा? मतलब कौन सी लिस्ट में आएगा? यूनियन लिस्ट में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा, कंकरेंट लिस्ट में आएगा, नन ऑफ दीस, मतलब संघ सूची में आएगा, राज्य सूची में आएगा, समवर्ती सूची में, या कोई नहीं? याद रहे, लोकल गवर्नमेंट की बात करें ये आता है राज्य सूची में। तो लोकल गवर्नमेंट किस में आएगा? ये आएगा राज्य सूची में। ये आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 7th अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, इसको पास कैसे किया गया? हमारे देश में यदि ग्रामीण पंचायत की बात करते हैं, रूरल पंचायत की बात करते हैं, तो रूरल पंचायत गठन किया गया हमारे देश में एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। पूछा गया इसको कैसे आपने गठित किया? याद रखिए, चूंकि आप स्टेट लिस्ट में बदलाव करना चाहते हैं तो संसद के द्वारा तो इसे पास किया गया, पार्लियामेंट ने इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया।
लेकिन आपको पता होना चाहिए, यदि आप राज्यों की बात करें तो राज्यों ने इसको पास किया सिंपल मेजॉरिटी से। तो 50% स्टेट विद अ सिंपल मेजॉरिटी एंड पार्लियामेंट, 50%। जब किसी राज्य सूची में आप बदलाव करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट को तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है, चूंकि आप संवैधानिक संशोधन करते हैं तो आपको विशेष बहुमत से पास करना होता है। लेकिन 50% राज्य होते हैं हमारे देश के, उन्हें एक साधारण बहुमत से पास करना होता है, और ऐसे पास किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश थोड़ा कंफ्यूजन है, स्पेशल की जगह यहाँ पे विशेष लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे विशेष की जगह साधारण लिखा हुआ है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट ने तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया, राज्यों को पास करना था सिंपल मेजॉरिटी से। नाउ क्वेश्चन आपके सामने, कितने राज्यों ने इसे पास किया था अपने राज्य में सिंपल मेजॉरिटी से? तो आप याद रखिए 17 राज्यों ने पास किया था सिंपल मेजॉरिटी से। अगला क्वेश्चन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का काम तो गवर्नर करता है, ये आप लोग जानते हैं कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वही इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन इनको हटाने का अधिकार किसके पास में है? याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का अधिकार जो है ये होता है प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट ही इनको हटा सकते हैं। इनको हटाने का प्रोसेस ठीक वैसे होता है जैसे एक हाई कोर्ट के जज का होता है। दैट सेम प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड एज ऑफ नाउ। यदि मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है मिस्टर बसंत प्रताप सिंह है एज ऑफ नाउ, जिस दिन मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं। लेकिन यदि बात करें राज्य का निर्वाचन आयुक्त कौन से आर्टिकल में आता है, तो आप याद रखें आर्टिकल नंबर 243 के, ये बात करता है ग्रामीण पंचायत की, और 243 ZA ये बात करता है शहरी पंचायत की। तो ये भी आप लोग याद रखें, दैट्स आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस की बात करते हैं, ये बात करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये किसके खिलाफ में जारी नहीं किया सकता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, मतलब जो बंदी है उसको प्रत्यक्ष करो। तो याद रहे, ये यदि कोई व्यक्ति विशेष है, प्राइवेट बॉडी है, इंडिविजुअल है, उसके खिलाफ जारी कर सकते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरण, मान लीजिए कोई पुलिस डिपार्टमेंट, उसके खिलाफ जारी कर सकते हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय, यदि कोई लोकल कोर्ट है, यदि कोई कोर्ट है, उसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिए, हैबियस कॉर्पस कभी भी किसी कोर्ट के अगेंस्ट में जारी नहीं किया था, क्योंकि कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है। याद रहे, हैबियस कॉर्पस जारी कब किया जाता है? आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 22 बोलता है कि यदि किसी को आपने बंदी बनाया है तो 24 घंटे के भीतर भीतर 24 घंटे के भीतर भीतर उसे नियर बाई कोर्ट में सबमिट करना जरूरी होगा, अदरवाइज आप पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर लग सकता है हैबियस कॉर्पस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परमादेश। मैंडामस की बात करें, मैंडामस किसके खिलाफ जारी किया जाता है? वेल, मैंडामस, परमादेश का मतलब है परम आदेश, टू कमांड। टू कमांड का मतलब है कोई यदि अपना काम नहीं कर रहा उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर अगर रिट इशू करवाते हैं तो यहां पर परमादेश जारी किया जाता है। आप याद रखिए, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे लोकल कोर्ट हो, चाहे सार्वजनिक प्राधिकरण हो, मतलब इसका मतलब कोई पब्लिक बॉडी हो, या सामूहिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी के अगेंस्ट में भी आप जारी कर सकते हैं, चूंकि उसे पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा जनरेट किया गया है। और यदि वो बॉडी अपना काम नहीं कर रही है, जैसे मान लो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपना काम नहीं कर रही है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि अपना काम करो। तो उपयुक्त सभी के खिलाफ में मैंडामस जारी किया सकता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैंडामस रिट किसके खिलाफ जारी नहीं किया सकती? नहीं करने की बात करें तो याद रखिएगा, कुछ ऐसे डेजिग्नेशन होते हैं जिनके खिलाफ मैंडामस जारी नहीं करती है, मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट कमांड नहीं करता। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तो जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ में मैंडामस जारी नहीं किया था। भारत के राष्ट्रपति की बात करें, इनके खिलाफ भी जारी नहीं किया था। नीति आयोग चूंकि एक नॉन काउंसिल बॉडी है, इनके खिलाफ जारी नहीं किया था। तो ये प्रकार से यहां पे सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, मतलब सभी के खिलाफ आप जारी नहीं कर सकते, तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। इवन जैसे राज्य के गवर्नर हैं, उनके खिलाफ भी आप ये जारी नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मराठा साम्राज्य भूमि मापन के लिए किस इकाई का इस्तेमाल किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके यदि हम बात करें तो मराठा साम्राज्य भूमि मापन के लिए काठी का इस्तेमाल किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथ और सरदेशमुखी जो कर प्रणाली है ये किस जगह इस्तेमाल की जाती थी? तो आप याद रखिएगा, ये बेसिकली मराठाओं ने लगा रखी थी। तो मराठाओं ने अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट कर रखी थी, कहां पर? दक्कन साम्राज्य में। देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली चौथ और सरदेशमुखी इन्होंने अपने साम्राज्य में नहीं लगाई थी, बल्कि वसूलते ही थे, मराठा वसूलते थे, लेकिन वो दक्कन के साम्राज्य वसूला करते थे। अब जानते हैं बेसिकली चौथ कर प्रणाली क्या है।
चौथ कर प्रणाली में कितना कर वसूला जाता था? तो जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 25% चौथ कर प्रणाली के अंतर्गत आपको सबमिट करना पड़ता था। मतलब दक्कन साम्राज्य में जो रूलर होते थे उनको चौथ के अंतर्गत उन्हें जो मराठा है उनको 25% देना होता था। क्यों देना होता था? वो इसलिए देना होता था कि यदि आप चाहते हैं कि मराठा वहां पे लूटपाट ना करें तो आप 25% चौथ जो है उनको देते रहे और वो आपके साम्राज्य में लूटपाट नहीं करेंगे। ठीक वैसा ही एक सरदेशमुखी कर प्रणाली है। सरदेशमुखी कर प्रणाली की बात करें, कितना कर वसूलाया था? वेल इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे 10% था, तो सरदेशमुखी 10% था, और चौथ की बात करें वहां पे 25% था। अब यहां बोला गया चौथ कर प्रणाली में भूमि राजस्व का किस लिए वसूलाया था? आप याद रखें, चौथ कर प्रणाली जो है दक्कन साम्राज्य से इसलिए वसूली जाती थी कि मराठाओं के लूटपाट से बचने के लिए। वो इसलिए पे करते थे कि यदि वो मराठाओं के लूटपाट से बचना चाहते हैं तो उन्हें चौथ टाइम टाइम पे देना पड़ता था। वैसे ही सरदेशमुखी कर प्रणाली की बात करें, ये वसूलने का जो रीजन था वो ये था कि मराठा वहां पे अपना वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे और इसके अंतर्गत सरदेशमुखी 10% पे करना पड़ता था। तो चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आदमगढ़ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? ओके, आदमगढ़ गुफाओं की बात करें, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है और होशंगाबाद एज ऑफ नाउ इसका नाम चेंज होने वाला है, नर्मदापुरम होने वाला है, तो ये भी आप लोग याद रखें। इसके अलावा आदमगढ़ गुफाओं के अलावा यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल हैं, जैसे अप्सरा वाटरफॉल है, रजत वाटरफॉल है, डचेस वाटरफॉल है, तो ऐसे महत्वपूर्ण वाटरफॉल भी यहाँ पर है, तो ये भी आप लोग याद रखें। पांडव गुफाएं मध्य से किस जिले में है? तो याद रखिए पांडव की जो गुफाएं हैं ये होशंगाबाद के पचमढ़ी में है। लेकिन वहीं पे यदि आप बात करें पांडव वाटरफॉल जलप्रपात की बात करें तो पांडव जलप्रपात जो है वो कहां पे है? वो है पन्ना में। तो पांडव जलप्रपात की बात करें ये पन्ना में है, लेकिन पांडव की जो गुफाएं हैं ये हैं होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मृगेंद्रनाथ गुफाएं। मृगेंद्रनाथ गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? याद रहे मृगेंद्रनाथ गुफाएं रायसेन में है। हालांकि रायसेन में एक बहुत ही फेमस गुफा है, इसको बोलते हैं भीमबेटका, और भीमबेटका जो गुफा है इसको आपने प्रॉपर्ली वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। कब? सन 2003 में। तो इसे भी आप लोग याद रखें, दैट्स आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये है मृगेंद्रनाथ गुफाएं, ये भी रायसेन में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिलौवा की गुफाएं। बिलौवा की गुफाएं कहां पे हैं? तो आप याद रखें ये कहां पे हैं? ये हैं ग्वालियर में। तो बिलौवा गुफाएं काफी इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं और ये हैं ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा किस वर्ष बलराम ताल योजना की शुरुआत की गई? बलराम ताल योजना काफी इंपॉर्टेंट है। सन 2007 में इस बलराम ताल को स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत तालाब बनाए जाएंगे और तालाब बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भूमिगत जल स्तर को सुधार किया जाए। तो 2007-8 में बलराम ताल योजना की शुरुआत की गई। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, हलाली नहर की बात करते हैं। हलाली नहर द्वारा किन जिलों में सिंचाई की जाती है? हलाली नहर काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी बात करें तो ये दोनों जिले जो हैं, चाहे विदिशा हो चाहे रायसेन हो, इन दोनों ही जिलों में हलाली नहर से सिंचाई की जाती है और 1968 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। बट हलाली नहर कहां पे है? विदिशा और रायसेन में से सिंचाई होती है। हलाली नहर का निर्माण किस नदी घाटी परियोजना में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किया गया बेतवा नदी में। याद रहे बेतवा नदी जो है जिस जगह से उसका उद्गम होता है वो होता है रायसेन में। एक जगह इसका नाम है कुमरा गांव। कुमरा गांव वो जगह है जहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है और बाद में ये नदी मिलती है किससे? जाके यमुना से, और यमुना जिस पॉइंट मिलती है उस पॉइंट का नाम है हमीरपुर। एनीवे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बरना नदी किस नदी की सहायक नदी है? बरना नदी की बात करते हैं, जिस नदी की सहायक नदी वो नदी है नर्मदा, और बरना नदी काफी महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण डैम है, इसे बोलते हैं पालकमती बांध। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पालकमती डैम। दैट्स आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा आता है। और ये पालकमती डैम कहाँ पे है? ये रायसेन में, और रायसेन में बरना नदी है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पालकमती बांध किस नदी पर है? ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है और ये है कहाँ पे? ये आपकी बरना नदी में, और बरना किसकी सहायक नदी है? बरना है नर्मदा की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेनगंगा नहर से किस जिले की सिंचाई होती है? वेनगंगा नहर की बात करें तो वेनगंगा नहर जिस जिले की सिंचाई होती है वो होता है बालाघाट, और वेनगंगा का उद्गम होता है सिवनी से। सिवनी से इस नदी का उद्गम होता है और सिवनी वो जगह है पारसवाड़ा पठार। पारसवाड़ा पठार से वेनगंगा नदी का उद्गम होता है और वेनगंगा और वर्धा ये दो नदियां मिलती हैं आपस में, और जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रणहिता। तो जिस पॉइंट मीटिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट बोलते हैं प्रणहिता, और बाद में नदियां जाके गोदावरी से मिल जाती हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रात में पेड़ के नीचे सोना क्यों उचित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पेड़ जो है रात में, दिन में तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं लेकिन रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और इसलिए पेड़ों के नीचे रात में सोना उचित नहीं होता, क्योंकि यहां से जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो कम होता है एज सच।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ हार्ट बीट्स। हार्ट बीट की बात करें पर मिनट, एक मिनट में हार्ट बीट कितना होता है एडल्ट में, तो आप याद रखें ये कितना होता है 72। तो ये आप लोग जानते हैं 72 बार हमारा दिल जो है धड़कता है। और याद रखिए धड़कने का दो होता है लब डब, तो लब डब दोनों को मिला के एक बीट काउंट की जाती है। तो लब डब जो होता है कुल मिला के 72 बार होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फीमेल। यदि एक फीमेल की बात करें यहां पर फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब वो जगह होती है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, यूट्रस में नहीं होता, ये होता है फेलोपियन ट्यूब जहां पे प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पे जो एग्स होते हैं और बेसिकली जो एग्स होते हैं यहां पर मीट करते हैं सीमेन से। तो दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज रिमेंबर वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सार्वभौमिक प्राप्त करता होता है, मतलब सभी से ले सकता है लेकिन दे सिर्फ उसी ग्रुप को दे सकता है, ये है AB। AB की बात करें ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर रिसेप्टर, या यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो O की बात करें O होता है यूनिवर्सल डोनर, मतलब सबको दे सकता है लेकिन ले सिर्फ O से सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच टिश्यू ऑफ प्लांट कंडक्ट फूड टू इट्स बॉडी। कौन सा बॉडी प्लांट का बॉडी पार्ट होता है, टिश्यू होता है जो फूड को उसकी बॉडी तक पहुंचाता है। तो याद रखिए ये है फ्लोएम। फ्लोएम की बात करें ये खाना ले जाता है, और जाइलम की बात करें जा से जल और जा से जाइलम, तो जल ले जाने का काम करता है जाइलम, और फ्लोएम की बात करें तो बाकी चीजों को ले जाने का काम करता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी की बात करें जो नेल्स हैं मतलब जो नाखून है वो किस चीज से बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ये है केराटिन। केराटिन की बात करें तो नाखून जो होते हैं केराटिन से बने होते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर की बात करें ये कितना होता है, तो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है 120/80, 120/80 होता है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर, इसे आप लोग जरूर याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसमें देखा जाए तो 120 जो होता है ये अपर वाला होता है और 80 जो होता है लोअर वाला होता है, तो 120/80 होता है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर। तो 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है, तो इसे आप लोग याद रखिए, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। पूछा गया इनमें से कौन सा एलिमेंट पाया जाए तो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो पानी में क्या पाया जाए तो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ये होता है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट यदि पानी में पाया जाता है तो इससे प्रॉब्लम होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम की, इसे आप लोग याद रखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही पेनफुल कंटेमिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन है डिफेंसिव विटामिन डी। विटामिन डी कमी से क्या होता है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये होता है रिकेट्स। रिकेट्स की जो प्रॉब्लम होती है विटामिन डी कमी से होता है, इसे आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रू रिप्स, हमारे ह्यूमन बॉडी में यदि हम बात करें ट्रू रिप्स कितनी होती है, आप याद रखें ये है 14। तो याद रखिएगा यहां पे कुल 14 होती हैं, 7 पेयर होते हैं, यदि आप पेयर की बात करो 7 पेयर होते हैं और यही आपके एब्स बनते हैं, तो 7 पेयर होते हैं, ट्रू रिप्स कुल होती हैं 14। इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जिसको आप टोकोफेराल के नाम से जानते हैं, टोकोफेराल। तो आपको याद रखना है विटामिन के नाम भी आपको याद होना चाहिए। और विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेराल। विटामिन डी की बात करें जो बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और विटामिन बी में तो बहुत सारे होते हैं, थायमीन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। विटामिन के का नाम आप लोग कमेंट करके बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है ओएस की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो होता है ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन। एनीवे लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है इंटरनेट का, पहला सर्च इंजन था, तो याद रखिए ये है आर्ची। आर्ची की बात करें ये पहला सर्च इंजन था, इसे बोलते हैं पहले आर्ची क्वेरी फॉर्म। तो ये पहला सर्च इंजन था, और देखा तो ये 1993 में बहुत सारी वेबसाइट जो हैं ऐसे स्टार्ट हुई, और यहाँ पे देखा जाए तो हालांकि लोकल लेवल पे था ये सर्च इंजन, पहले केवल कॉलेज लेवल पे था, और बाद में इसको अदर रीजन में भी इसको बेसिकली एक्सटेंड किया गया। तो मैकगिल यूनिवर्सिटी में बेसिकली पहले स्टार्ट किया था इसको। तो ये आर्ची, तो आर्ची क्वेरी फॉर्म इस तरह से कुछ वेबसाइट दिखती थी, तो इट वाज अर्लियर एट द फर्स्ट स्टेज। पूछा गया इनमें से कौन सा फॉलोइंग है फर्स्ट वेब ब्राउजर इन्वेंटेड इन 1990s। 1990 की बात करें सबसे पहले वेब ब्राउजर कौन सा इन्वेंट किया गया था, तो पहला वाला जो वेब ब्राउजर था 1990 की बात करें तो ये था नेक्सस। नेक्सस याद रहे पहला वेब ब्राउजर था, इसको 1990 में इन्वेंट किया था, और नाम था टिम बर्नर्स-ली। तो सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसको पहली बार इन्वेंट किया गया था, तो ये आप लोग जरूर याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसको डेवलप किया गया था बाय विच कंपनी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटॉश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियन कल्चर.गवर्नमेंट.इन। इंडियन कल्चर.गवर्नमेंट.इन एक पोर्टल लॉन्च किया गया था,
और बेसिकली बताना है इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रहे ये डेवलप किया था आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये वेबसाइट डेवलप की थी। यहाँ के प्रहलाद सिंह पटेल हैं, बेसिकली इसको प्रहलाद सिंह पटेल हैं जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इसको लॉन्च किया था indianculture.gov.in को, लेकिन इसको डेवलप किया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है और ये है वाशिंगटन डीसी में है आपका माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर। चंद्रयान 2 मिशन की बात करें, काफी महत्वपूर्ण है। इसको लॉन्च कौन से व्हीकल के द्वारा किया था? इसको याद रखें, इसका नाम था बाहुबली। इसे एक और नाम से पुकारते हैं बाहुबली। और जिस लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किया था उस लॉन्चर का नाम है GSLV MK3। GSLV MK3 इसका नाम है जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3, इसे बोलते हैं बाहुबली। इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक सेकंड मिशन है। इसको लॉन्च किया था 22 जुलाई, दिन याद रखना है, पूछा आता है 22 जुलाई 2019 को आपने लॉन्च किया चंद्रयान 2। तो रिमेंबर दिस वन। हालांकि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, लेकिन अपनी ऑर्बिट पहुंचा 19 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1926। कंप्यूटर हार्ड डिस्क जो है पहली बार 1956 में इंट्रोड्यूस की गई। आपसे पूछा गया है पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया, तो याद रहे ये किया गया था IBM के द्वारा। IBM ने पहली बार कंप्यूटर हार्ड डिस्क को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1956 में। तो ये आपकी हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं कितनी बड़ी साइज की थी। इट वॉज क्वाइट बिग साइज एट द टाइम। तो ये आप लोग याद रखें, इट हेल्ड 5 MB ऑफ डेटा। इसमें 5 MB का डेटा था और इसकी कीमत थी $10,000 पर मेगाबाइट। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मैसिव साइज था। तो आज जो आपको इतनी आसानी से मिलता है वो पहले इतना आसानी से नहीं मिलता था। विच आइटम हैज बीन बैंड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन ने बेसिकली इस आइटम को बैन कर रखा है वाइल ट्रैवलिंग इन प्लेन। यदि आप प्लेन में सफर करते हैं तो ये आइटम बेसिकली आपको अलाउड नहीं है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिए MI फोन अलाउड है, सैमसंग चार्जर अलाउड है, लेनोवो लैपटॉप अलाउड है, लेकिन एप्पल का जो मैकबुक है ये बेसिकली DGCA ने अभी हाल ही में बैन कर दिया है। इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो मेन रीजन है सेफ्टी रिस्क कैसे बोला गया है, बिकॉज बैटरी जो है इसमें ओवरहीट की कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसके चलते उस समय की न्यूज में था तो ये बैन कर दिया गया था। एनीवे हालांकि बाद में उसको वापस से चेंज कर दिया गया था। इन विच ईयर एट द रेट को पहली बार चूज किया गया, इट्स यूज इन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में एट द रेट को पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1972 में। तो 1972 में ईमेल में पहली बार याद रखना है आपको, एट द रेट जो है इस्तेमाल किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे चंदेलों के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया। कहां पे? खजुराहो में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट्स बिगिन नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। सो खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो आप याद रखें खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म दोनों को डेडिकेट करते हैं। आप लोग याद रखें 950 से लेके 1050 AD के बीच में खजुराहो के मैक्सिमम टेंपल्स इस टाइम पे बनवाए गए। तकरीबन 85 टेंपल्स में बनवाए गए थे, लेकिन एज ऑफ नाउ जो अच्छी कंडीशन में है वो तकरीबन 30 टेंपल्स एज ऑफ नाउ प्रेजेंट कंडीशन में, सही सलामत कंडीशन में है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो याद रखें मतंगेश्वर जो मंदिर है ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है। तो लॉर्ड शिवा को समर्पित है और इसको बनवाया था ढंगदेव ने। किसने बनाया? ढंगदेव ने। तो ढंगदेव का नाम भी आप लोग को याद रखना है, दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। और याद रहे जितने भी टेंपल हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेड इन द नागर स्टाइल। नागर शैली में यहाँ के टेंपल बने हैं, तो ये भी आप लोग याद रखें। नॉर्थ इंडिया में टेंपल हैं आमतौर पे नागर शैली में होते हैं, साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली में होते हैं। और नागर शैली और द्रविड़ शैली के बीच में जो मिडिल एरिया है, सेंट्रल इंडिया की बात करें, मिडिल की बात करें, नर्मदा की नीचे की बात करें या गोदावरी के आसपास की बात करें, तो वहां पर वेसर शैली भी देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे कंदरिया महादेव खजुराहो में है, 64 योगिनी खजुराहो में है। यहाँ पे यदि दशावतार की बात करें, दशावतार यहाँ खजुराहो में नहीं है। याद रही कहाँ पे? ये झांसी में है। तो ये भी आप लोग याद रखें। और ये बेसिकली गुप्त डायनास्टी के द्वारा बनवाया गया था और चित्रगुप्त तो अपने यहाँ खजुराहो में ही है, तो इसको आप लोग याद रखें। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किसका शिखर द्रविड़ पद्धति से बना हुआ है? तो ये एक इकलौता टेंपल है जिसका शिखर आमतौर पे नॉर्थ इंडिया में या यहाँ पे आमतौर पे जितने भी टेंपल है वो नागर शैली में बने हैं। इकलौता टेंपल ये है द्रविड़ पद्धति से बना हुआ है। याद रहे ये है ग्वालियर का तेली का मंदिर। ग्वालियर का तेली का जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली से बना हुआ है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। तो ये रहा डिस्कशन आज का। तो MPPSC या बाकी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे फॉलो कर सकते हैं, राम सोनी MPPSC। आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये डिस्कशन कैसा लगा, हाउ वाज द डिस्कशन।
और यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को जरूर फाइल फॉलो कर लें, यहाँ पर क्लासेस के लिंक और पीडीएफ वगैरह शेयर किए आते हैं, तो यू कैन फॉलो दिस वन। दैट्स ऑल फॉर नाउ, डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, हमारी बात ध्यान सुनिए, इसलिए थैंक सो मच। अपने यार दोस्तों को सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके बाकी फ्रेंड्स बेनिफिट ले पाएं। और वीडियो को यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया देन डू लाइक द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक्स सो मच।